नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसके तहत हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 पर हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का आपको लिखना है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। 250 से 300 वर्ड में लिखना है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हम वर्ड की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 250 था, अब 300 वर्ड हम लोगों ने कर दिया है। देखिए, बीपीएससी में अमूमन 38 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि यू आर वेरी नाइव इन दिस फील्ड। आप पहली बार उत्तर लिख रहे हैं तो इतना लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो फॉर्मूला वही है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इसको हम लोग 250-300 वर्ड से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग 500 वर्ड तक भी पहुंचा देंगे और बहुत आसान है और ऐसा किया जा सकता है। आप 10 क्वेश्चन लिख देंगे तो उसके बाद आपको ये पता हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। बहुत आंसर लिखने के चक्कर में अगर आप इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करेंगे, बेकार हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, आप गार्बेज आंसर लिखेंगे। आप लोग बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, जो भी मेल कर रहे हैं, आई एम डीपली एंड एडिक्वेटली इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन बहुत सिंपल ले रहे हैं। आप लोग स्टार्टिंग स्टेज में हैं। क्वेश्चंस बहुत शानदार भी लिए जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। बहुत अकबकाना नहीं है कि एक दिन में ये कर ले, जस्ट विल गो स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो इसका उत्तर लिख के आप हमें मेल करेंगे bpscconceptwala@gmail.com, ठीक है, या bpsccracker4016@gmail.com। इस पर आप मेल करेंगे। आपका सोर्स क्या रहेगा? आपका सोर्स ट्विन है। आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लेक्चर में जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लेक्चर में हमने जेपी के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, उस वीडियो को आप देखेंगे। फालतू किताब मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वहाँ से आप नहीं लिख पाओगे। दूसरा है कि एक एमसीक्यू या एक स्पेशल सीरीज एग्जाम के पहले हम लोग लेकर आए थे जयप्रकाश नारायण के बारे में। तो एमसीक्यू वाले में हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में जेपी के जितने कंट्रीब्यूशन है उसको बता रखा है। आपको वो वीडियो भी देखना है। दोनों का लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आपको वीडियो को देखना है, उसके बाद इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको आंसर को लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द रोल ऑफ बिहार इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मॉडल आंसर क्या होगा? देखिए, मॉडल आंसर तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने आंसर इतना अच्छा लिखा है कि मॉडल आंसर से वो अच्छा है कुछ लोगों का, बाकी हम लोग उसमें फीडबैक दे रहे हैं। पर देखिए, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। अगर आप एक पार्ट को देखें तो क्वेश्चन का एक पार्ट कहता है कि कॉजेज ऑफ 1857 का रिवोल्ट बताइए और दूसरा है कि रोल ऑफ बिहार को बताइए। तो रोल ऑफ बिहार में आपकी बॉडी में क्या क्या रहेगा? आपके बॉडी में एक पीर अली का नाम मेंशन रहना ही चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो नंबर कटेगा। दूसरा, बाबू कुंवर सिंह के बारे में आपको लिखना ही लिखना है रोल ऑफ बिहार में, ठीक है। कुंवर सिंह के बारे में ज़्यादा लिखेंगे पर कंप्लीटली कुंवर सिंह पर नहीं होगा, पीर अली का भी नाम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहला स्ट्रगल जो 57 का, अगर अनडिवाइडेड मतलब अभी डिवाइडेड बिहार में देखेंगे तो पहला पीर अली 3 जिनको स्टार्ट कर चुके होते हैं, जो पुस्तक विक्रेता रहते हैं। तीसरा आप चीज़ लिखेंगे जवाहर रजवार, एतवा रजवार, कारू रजवार। ये कहाँ पे लीड कर रहे हैं? ये सब नवादा में रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं। तो ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो आपके बॉडी में इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीटली आप कुंवर सिंह पे नहीं रहेंगे, 2-3 और नाम को आप ऐड करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जब रोल ऑफ बिहार की बात कर रहे हैं तो आप नवादा की बात कर लिए, पीर अली की बात की तो पटना की बात कर लिए, और कुंवर सिंह का तो नेशनल हीरो रहे ही हैं। तो इस तरह से आपका बॉडी में आपका रहना चाहिए, केवल एक ही नाम पर आप फोकस नहीं करेंगे। कुंवर सिंह का अच्छा ये रहेगा कि उनका पूरा फ्लो आप एक फ्लो डायग्राम के रूप में लिख दें कि जगदीशपुर निकलते हैं, उसके बाद विजयगढ़ निकलेंगे, रेवा निकलेंगे, बादा निकलेंगे, कल्पी में तात्या टोपे से मिलेंगे, लखनऊ में मिलेंगे, रोब ऑफ ऑनर मिलेगा और 12,000 रुपया मिलेगा। तो कम शब्दों में भी आप इसको ज़्यादा अच्छे से एक फ्लो डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं। अब देखिए, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले हम लोग देखें कि इसका एक इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। देखिए, इंट्रोडक्शन में या तो आप कोई कोट को इस्तेमाल कर लीजिए, या इंट्रोडक्शन में कोशिश करिए कि कोई अगर आपको फैक्ट पता है उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए और सिंपल ही उसको बनाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमको आंसर लिखना होता तो हम क्या लिखते? हम एक सिंपल आंसर ये लिखते कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। हमने क्या किया? एक फैक्ट को हमने एग्जामिनर को दे दिया कि हमको फैक्ट पता है, हमारा चीज़ें मतलब हमको पता है, हम जनरल आंसर नहीं लिख रहे हैं।
द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 when the Sepoy stationed at the Meerut rebelled against the tyranny of the British rule. It is often called as a Sepoy revolt, mutiny revolt, but some historians are of the view that it is a national revolt. और उसके बाद इंट्रोडक्शन छोटा सा हम लिखेंगे, उसके बाद सीधे बॉडी में घुसेंगे, क्योंकि हमारा 250-300 वर्ड में लिखना है, 38 नंबर में लिखना होगा तो अलग बताएंगे। आप देखिए जो 40-50 वर्ड है ना, इसको खींच के 60-70 वर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले छोटा लिखना स्टार्ट करिए, उसके बाद हम बॉडी में इंटर करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन में इंटर करेंगे। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the conscious beginning of India's independence struggle against the tyranny of the British rule. There are various names of this revolt. Some historians call it as a Sepoy revolt, others call it as a mutiny revolt, others call it as a India's freedom, India's first war of independence. तीसरा हम लिख सकते हैं फैक्ट के रूप में कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 happened during the reign of the Lord Canning ऑन 10 मई 1857। ऐसे फैक्ट को लेकर हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बॉडी के बारे में आएंगे, पहले देखो कंक्लूजन आप कैसे लिखेंगे। कंक्लूजन हमेशा आप पॉजिटिव नोट पर लिखेंगे। तो कंक्लूजन के रूप में आप ये लिख सकते हैं कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 मे नॉट बी ट्रूली कॉल्ड एज नेशनल रिवोल्ट, बट इट वॉज सर्टेनली नॉट ओनली अ म्यूटिनी रिवोल्ट, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ द टू। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज दैट इट अवेकेंड द इंडियंस फ्रॉम देयर डीप स्लम्बर। क्या आप जो हम डीप स्लम्बर में सोए हुए थे इंडियंस, हमको जगाता है। इट अवेकेंड द इंडियन फ्रॉम द डीप स्लम्बर, इट made it very clear in the minds of the Indians that Britishers are not invincible. Britishers जो हैं, हम लोग पहले क्या मान के चलते थे कि अंग्रेज को हराया नहीं जा सकता है। It ignited the thought in the minds of the Indians that Britishers are not invincible. Hence it is truly called as India's first war of independence, and which finally culminated into India getting its freedom in 1947। कहने का मतलब है हम पॉजिटिव नोट पर लाए और हमने एक बहुत डीप मीनिंग दे दिया कि भाई ये वार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार में जो हमारे दिमाग में था कि अंग्रेज को हम हरा ही नहीं सकते हैं, मानसिक जकड़पन था कि हम अंग्रेज हार ही नहीं सकते हैं, उस चीज़ को हमारे इंडियंस के दिमाग से हटा दिया गया। इसलिए इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन को हम पॉजिटिव नोट पर लेकर चले। आप कॉजेज में क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉजेज में बहुत चीज़ लिखा जा सकता है। एक तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में लिखना जरूरी है, कीवर्ड है, इसको आप जरूर लिखिएगा। आप ये लिख सकते हैं कि करप्शन बहुत प्रिवलेंट था। करप्शन कैसे प्रिवलेंट था? करप्शन के केस में अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी में करप्शन था, पुलिस में करप्शन था, तो आम जनमानस बहुत परेशान था। रूल ऑफ लॉ था, अंग्रेज आए तो रूल ऑफ लॉ लेकर आए। जब रूल ऑफ लॉ लेकर आए तो इक्वलिटी की बात होती है, मतलब अपर कास्ट के लोग, बड़जन और हरिजन दोनों को जब बराबर आप ट्रीट करते हैं तो भारत की सोसाइटी एक अनइक्वल सोसाइटी थी, वो इस चीज़ को मानने से मना करती है और देयर इज अ डिस्ट्रस्ट बिटवीन द अपर क्लास कि हमको भी लोअर क्लास के बराबर इक्वलिटी ट्रीट किया जा रहा है। ये भी एक कारण था। एक जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास किया गया, उसके तहत क्या होता है कि जो भत्ता मिलता था सिपाही लोग को उसको बंद कर दिया गया। तो सिपाहियों की विद्रोह थी क्योंकि सिपाही का भत्ता वगैरह बंद कर दिया गया। एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट को पास किया गया, उसके तहत क्या हुआ कि आप इंडियन हिंदू के कस्टम्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, मुसलमान के कस्टम्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, तो हिंदू भी नाराज, मुसलमान भी नाराज। इसलिए आप देखते हैं कि इस रिवोल्ट में हिंदू और मुसलमान साथ में लड़ता है। अंग्रेज सती को एबोलिशन करने के लिए कानून लेकर आता है, विडो मैरिज एक्ट को लेकर कानून लेकर आता है, गर्ल्स को एजुकेट करना स्टार्ट करता है। ये सब मॉडर्न थॉट्स तो हैं, पर हमारी सोसाइटी उस समय इतनी खुली हुई नहीं थी और लोगों को लगा कि अंग्रेजों को कोई हक नहीं है कि हमारे कस्टम्स में, हमारे सिस्टम्स में, हमारे रिचुअल्स में इंटरफेयर करे, और इसलिए भी लोग नाराज थे। वो अलग बात है कि ये मॉडर्न आउटलुक के ख्याल थे। फिर आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है अपने आप को फॉरेनर ही रहा, मुगल भारतीय बन गया। वो कुछ हमसे लिया, हमने कुछ उसको दिया। पर अंग्रेज को आप देखते हैं कि वो अपने आप को सुपेरियर रेस समझा, हम लोग को इन्फीरियर रेस का समझा, और जब इन्फीरियर रेस का समझा तो वो परपेचुअल फॉरेनर्स रहा, हम लोग के साथ इंटरमिंगल नहीं कर पाया। इसलिए ये हमेशा एक फॉरेनर रहा, इसलिए विरोध इनके खिलाफ हुआ। अंग्रेज के साथ क्रिश्चियन मिशनरी आए, और क्रिश्चियन मिशनरी जो आए हमारे कस्टम्स को, रिचुअल्स को, हमारे जो रिलीजियस थॉट्स है उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किए, कन्वर्जन करना स्टार्ट किए। इसलिए भी लोगों में जो
पढ़े लिखे लोग थे उनमें डिस्ट्रस्ट था लोगों के प्रति। अंतिम चीज़ में आप लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जब परमानेंट सेटलमेंट आया तो जो आप उसको देखते हैं कि सनसेट लॉ यूज होता है। एक समय तय सीमा के अंदर अगर आपने नहीं पैसा दिया तो आपका ज़मीन को जब्त कर लिया जाता है। तो परमानेंट सेटलमेंट के चलते आप देखते हैं कि टैक्स बढ़ जाता है, लैंडलॉर्ड एब्सेंटिज्म हो जाता है। इसके चलते भी जो कृषक वर्ग था उसमें नाराज़गी थी। कृषक वर्ग के साथ साथ जो आर्टिजन्स थे, जो नवाब वगैरह रहते थे वहाँ पे आर्टिजन्स काम करते थे, जब नवाब वगैरह को ख़त्म किया जाता है, उनकी जो संपत्ति को हड़पी जाती है, तो ये जो आर्टिजन्स उनके यहाँ काम करते थे उनको अपने गांव में जाना पड़ता है और वो भी एक कारण बनता है डिस्ट्रस्ट का, है ना। और जो फाइनल ब्लो होता है इनफेल्ड राइफल केस, आपको पता है कि ब्राउन बेस राइफल यूज होता था, उसको हटा के इनफेल्ड राइफल को इस्तेमाल किया गया और उसमें जो कारतूस का इस्तेमाल होता था उसमें पिग का चर्बी इस्तेमाल होता था और बीफ भी इस्तेमाल होता था। और ये दोनों चीज़ जो हैं निषेध हैं हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में, और इसलिए इट बिकेम द फाइनल कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस तरह से आप इसको लिखकर अपना इलेबोरेट करेंगे और इसी तर्ज पर आपके आंसर्स को इवेलुएट किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आप लगातार लिखेंगे। हम लोग अपनी तरफ से ज़रूर प्रयासरत रहेंगे और इसी तरह से आप जयप्रकाश नारायण के बारे में पहले वीडियो देखिए और आंसर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।